साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज आरएसएसबी बोर्ड द्वारा वनपाल एग्ज़ाम आयोजित किया गया था और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिलेक्शन कौन सी रैंक पर होगा, यानी कि आपकी कौन सी रैंक तक नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा फिर मुश्किल है। उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा आपके आज के पेपर में 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कैटेगरी के साथ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप सभी के एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि वनपाल एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी कौन सी कैटेगरी है और 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, क्योंकि पेपर आपने दिया है, पेपर का लेवल कैसा है ये आपको मालूम है, पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आपको मालूम है। तो जब आप सभी सही सही से हमें एनालिसिस करके बताओगे कि आपके 100 में से इस कैटेगरी से इतने क्वेश्चन सही हुए, उस कैटेगरी से इतने क्वेश्चन सही हुए, तो इसके आधार पर हम कैटेगरी वाइज आप सभी के एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सके। तो चलिए अब बात करता हूं कि सिलेक्शन है वो कौन सी रैंक तक का होगा, क्योंकि आपको मालूम है इस भर्ती परीक्षा के लिए टोटल लगभग 3,70,000 के करीब स्टूडेंट ने आवेदन किया था और जिसमें आपको मालूम है आज के पेपर के बाद आपको मालूम चला है कि 75% से ऊपर इसकी अटेंडेंस रही है, यानी कि जो इसकी उपस्थिति है वो 75% से भी ज़्यादा रही है। लगभग 24 या 22 से 24% स्टूडेंट है वो एब्सेंट रहे हैं। तो इस बीच जो एब्सेंट रहे वो तो कंपटीशन से बाहर हो गई, क्योंकि पहले एक पद के लिए 1428 कैंडिडेट में फाइट थी, क्योंकि 259 पद है टोटल, तो एक पद के लिए 1428 कैंडिडेट में फाइट थी। अब ये संख्या कुछ कम हो गई, क्योंकि 22 से 24% कैंडिडेट ने तो एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो इस वजह से ये संख्या ज़्यादा कम नहीं हुई, थोड़ी कम हुई, क्योंकि इस भर्ती में पद ही कम ही थे। आप देख सकते हैं वनपाल एग्जाम में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 213 पद थे और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी में आपके 46 पद थे। टोटल आपके 259 पद थे। अब इन 259 पदों के लिए आपका सिलेक्शन कौन सी रैंक पर होगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे देखना है। तो उसके लिए आपको हर कैटेगरी में आपको पता होना चाहिए पद कितने हैं, और उसके बाद हॉरिजेंटल वालों को माइनस करना होगा, और उसके बाद जो शेष बचे उस पदों के अंदर अगर आपका रिजल्ट के समय रैंक आती है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं। जिससे किस तरह से, जैसे कि मैंने मान लिया कि जनरल सीट, जैसे कि मैंने मान लिया कि जनरल में माना कि 120 पद है, सपोज दैट, और एक कैंडिडेट है ओबीसी का, और मैंने मान लिया सपोज दैट ओबीसी में 80 पद है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे कि एक कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का, और जब प्री डीवी का रिजल्ट आएगा तो उस समय इस कैंडिडेट की जो रैंक है वो आती है 320 ओवरऑल, क्योंकि अभी आपको मालूम है प्री डीवी रिजल्ट में आपको पूरी रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, पूरी डिटेल, रैंक, नंबर, मार्क्स भी आपको शो होंगे। तो उस रैंक से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर आपकी रैंक कहाँ तक आने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के पेपर के सॉल्यूशन का लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब जैसे एक कैंडिडेट ओबीसी का, उसकी ओवरऑल रैंक आती है 320, तो अब ये क्या करेगा, मैंने जैसे कि हॉरिजेंटल वालों को माइनस करके मैं मान लेता हूँ कि जनरल में 120 पद है और ओबीसी में 80 पद है, तो फिर ये क्या करेगा, ये 1 से 120 तक तो जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सब जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, एसटी कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, या फिर एमबीसी कैटेगरी का हो, या शहरी या जनजाति का, किसी का भी हो। अब ये कैंडिडेट 320 रैंक पर है, 120 से बाहर है, बहुत दूर है। अब ये क्या करेगा, ये अपनी कैटेगरी में, क्योंकि जनरल से तो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जनरल में 120 तक का हो रहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। अब ये अपनी कैटेगरी यानी कि इसकी जो ओबीसी कैटेगरी है इसमें ये चेक करेगा। तो इसमें ये चेक करने के लिए ये क्या करेगा, ये 120 से बाद वाले काउंट करेगा ओबीसी के कैंडिडेट, जितने भी ओबीसी के 120 से पहले अगर कोई ओबीसी का है तो उसको ये काउंट नहीं करेगा, ये काउंट करेगा 120 के बाद वाले कैंडिडेट को। 121 से शुरू होगा और जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट है 320 रैंक तक उन सभी को काउंट करेगा, और जब ये 320 पर पहुंचता है
तो इससे पता चलता है कि इसका जो नंबर आया है वो 120वां स्थान आया है। ओबीसी 121 से काउंट किया है, 320 तक पहुंचा, इसे पता चला कि इसका स्थान माना कि 120 आया। अब ओबीसी में पद 80 है और इसकी रैंक आई है 120, इसका मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि 320 रैंक भी सेफ नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, यानी कि मैंने मान लिया कि जनरल में माना कि 120 पद है हॉरिजॉन्टल वालों को माइनस करने के बाद, ओबीसी में मैंने मान लिया 80 पद है हॉरिजॉन्टल वालों को माइनस करने के बाद। अब एक ओबीसी का कैंडिडेट है, वो कैसे चेक करेगा कि उसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब इसी बीच अगर एक दूसरा कैंडिडेट है, उसकी रैंक 320 ना होकर 220 होती और 120 तक वाले जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं, तो ये फिर 121 से काउंट करता 220 तक, और 220 पर पहुंचने पर इसे पता चलता है कि इसका नंबर आया 60वां स्थान ओबीसी से, और ओबीसी में पद कितने हैं 80, और इसका स्थान आया 60वां, यानी कि इसका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। शॉर्ट में कहा जाए तो जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आती है तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा फिर नहीं होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं हर कैटेगरी में कितने पद है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये चीज़ देख पाएंगे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन कितनी रैंक पर रिजल्ट आएगा। उसमें जब रिजल्ट आएगा तब कितनी रैंक पर हमारा नंबर आएगा तो फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखो, सबसे पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र में बात करें, यानी कि नॉन टीएसपी में, तो नॉन टीएसपी में टोटल आपके 213 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी में बात करें तो जनरल में सामान्य के 71 पद हैं, सामान्य महिला के 20 पद हैं, विधवा के 8 पद हैं, परित्यक्ता के 2 पद हैं। अब ये विधवा परित्यक्ता के पद अगर इसमें कोई महिला कैंडिडेट बोर्ड को नहीं मिलते हैं तो ये पद है ये किस तरह से फिल होते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि परित्यक्ता कैटेगरी में 2 पद है जनरल के, अगर बोर्ड को कोई महिला परित्यक्ता कैटेगरी की नहीं मिलती है तो फिर बोर्ड क्या करेगा, ये 2 पद खाली रहने पर इन 2 पदों को विधवा कैटेगरी के साथ ऐड कर देंगे, वो हो जाएंगे 8 की जगह 10 पद। अब विधवा कैटेगरी में भी अगर माना कि 10 कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, 6 ही मिलते हैं, पीछे 4 कैंडिडेट और बच जाते हैं, तो फिर बोर्ड क्या करेगा, जो 4 पद खाली रह जाते हैं उनको उसी कैटेगरी में सामान्य महिला के साथ ऐड कर देते हैं, और अगर सामान्य महिला में भी 1-2 पद खाली रह जाते हैं तो उसी कैटेगरी में जनरल के साथ ऐड कर देते हैं। जिस तरह से अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी में देखें तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में जनरल के 22 पद है, सामान्य महिला में 5 पद हैं, विधवा में 3 पद हैं, परित्यक्ता का 1 पद है। अब अगर कैंडिडेट कोई एससी कैटेगरी का, परित्यक्ता कैटेगरी का कोई कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट बोर्ड को नहीं मिल रहा है तो फिर बोर्ड इस 1 पद को विधवा कैटेगरी के साथ ऐड कर देंगे, या फिर विधवा कैटेगरी में कोई महिला नहीं मिल रही है, परित्यक्ता में मिल गई है और परित्यक्ता में और भी है लेकिन विधवा कैटेगरी में नहीं मिल रही है, तो फिर विधवा के जो खाली पद होंगे वो परित्यक्ता के साथ ऐड कर दिए जाते हैं। अगर इन दोनों कैटेगरी में कोई पद नहीं मिल रहा है, कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, बोर्ड को पद खाली रह रहा है, तो उसी कैटेगरी के सामने महिला में ऐड कर दिया जाता है। अगर उसके बावजूद भी पद खाली रहे तो उसी कैटेगरी के जनरल में ऐड कर दिया जाता है, इसके बाद आगे ऐड नहीं किया जाता है। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं पदों की बात करें तो सामने जनरल के 19 पद हैं, सामने महिला के 5 पद हैं, विधवा के 3 पद हैं, परित्यक्ता का 1 पद है। अब देखो, अगर कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी का है, मेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी का, तो अगर उसकी रैंक 22 के अंदर आएगी उसकी कैटेगरी में तो उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक बार हॉरिजॉन्टल को माइनस करने के बाद, हॉरिजॉन्टल के कितने हैं वो भी आगे देखेंगे। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें भी जनरल के 19 पद है, तो 19 पदों के अंदर अगर रैंक नहीं आती है फाइनल सिलेक्शन में तो फिर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अगली है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 15 पद हैं, सामान्य महिला के 5 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं, परित्यक्ता का 0 पद है। अब ओबीसी में जनरल के 15 पद है, अगर 15 ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 15 के अंदर नहीं आ रही है आपकी कैटेगरी में तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अगला है अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी। अति पिछड़ा वर्ग में भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 7 पद है, सामान्य महिला में 2 पद हैं, विधवा में 1 पद है, परित्यक्ता में 0 पद है। इसके बाद आता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं सामान्य महिला के जनरल के 15 पद है, सामान्य महिला में 5 पद है, विधवा के 1 पद है, परित्यक्ता में कोई भी पद नहीं है। 12 जिले की शहरी आदिम जाति में एक भी पद नहीं था, ना तो जनरल के थे, नहीं सामान्य महिला के थे, नहीं विधवा के थे, नहीं परित्यक्ता के थे। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं दिव्यांग जन में 13 पद दे रखे। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हैं जनरल के 12 पद हैं,
SC कैटेगरी में 3 पद है, ST कैटेगरी में 3 पद है, OBC में 2 पद है, MBC में 1 पद है और EWS में 2 पद है। अब ये किस तरह से फिल किए जाते हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हैं OBC में 2 पद हैं। अब अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन में OBC कैटेगरी का सेलेक्ट होता है तो उसकी काउंटिंग कहाँ से की जाएगी, OBC में जो जनरल के आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जनरल कैटेगरी OBC में, उसमें जितने पद हैं उसमें 2 माइनस कर देना, क्योंकि वो 2 पद भूतपूर्व सैनिक के हैं। अगर कोई कैंडिडेट मिल जाता है बोर्ड को तो वो फिर उसी कैटेगरी से सेलेक्ट होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के 4 पद हैं। अब ये उत्कृष्ट खिलाड़ी में कौन सी कैटेगरी में जाएंगे 4 पद, तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है वो जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी में जाएंगे पद। नेक्स्ट आती है अनुसूचित क्षेत्र यानी कि TSP में आप देख सकते हैं टोटल 46 पद है। अगर मैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 19 पद है, सामान्य महिला में 5 पद हैं, विधवा में 3 पद हैं और परित्यक्ता में 0 पद हैं। इसके बाद अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति में सामान्य कैटेगरी में 2 पद हैं, सामान्य महिला का 1 पद है, विधवा और परित्यक्ता में कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि ST कैटेगरी में बात करें तो जनरल कैटेगरी के 11 पद है, सामान्य महिला में 4 पद हैं, विधवा में 1 पद है, परित्यक्ता में कोई भी पद नहीं है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करें तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में आपके 4 पद हैं। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में भी आप देख सकते हैं जनरल में 3 पद हैं, SC में कोई भी पद नहीं है, ST कैटेगरी में 2 पद हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी का 1 पद है। अब SC कैटेगरी में 1 भी नहीं है तो अनुसूचित जाति में भी जनरल के 2 पद हैं, तो ये 2 जनरल के ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का कोई पद भी नहीं था। तो इस तरह से पदों का वर्गीकरण किया गया है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी रैंक कहाँ तक आने पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आज के पेपर में 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कौन सी कैटेगरी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकें। इसके अलावा आज के पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।